हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। दिस इज चैप्टर 6, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ये साइंटिस्ट कौन है? रिचर्ड एब्राइट। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, व्हाट डज दिस मीन? वील कम टू नो कि रिचर्ड एब्राइट बचपन में कैसे थे, उनका चाइल्डहुड कैसा था, कैसे कैसे धीरे धीरे वो बड़े हुए और एक साइंटिस्ट बन गए, वो क्या क्या क्वालिटीज थी उनकी बचपन से जिनकी वजह से वो एक इतने अच्छे, इतने सक्सेसफुल साइंटिस्ट बने। He has received the Searle Scholar Award and the Schering-Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. बचपन में he was attracted to butterflies और इसी फैसिनेशन को, इसी अट्रैक्शन को, इसी क्यूरियोसिटी को वो आगे आगे पढ़ते गए और उसकी वजह से उन्होंने बड़े होकर बहुत ही बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज की और वो एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट बने। तो हमें बैकग्राउंड पता चल गई है रिचर्ड एब्राइट की, वो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं और यहाँ पर इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा कि बचपन से ही उनमें क्या क्वालिटीज थी और कैसे कैसे वो अपनी इन क्वालिटीज को बेटर करते गए, इम्प्रूव करते गए और बड़े होकर इतने अच्छे साइंटिस्ट बने। At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. So Richard Ebright was 22 years old when he developed this theory that cells कैसे काम करते हैं। सेल क्या होता है? आप सबने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है इज अ सेल। तो ये जो थ्योरी है ये किसने लॉन्च की थी? रिचर्ड एब्राइट ने, एंड ही वाज ओनली 22 इयर्स एट दैट टाइम एंड ही वाज अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर। जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे वो एनसीसी या स्काउट्स की जो ट्रेनिंग है वो लिया करते थे और उन्हें स्काउट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था। आगे बढ़ते हैं। Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. तो रिचर्ड एब्राइट और उनके कॉलेज के जो रूममेट थे, इन दोनों लड़कों ने इकट्ठे मिलकर ये थ्योरी डेवलप की और एक आर्टिकल लिखा और ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था इस बुक में, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. अब ये जो जर्नल है Proceedings of the National Academy of Sciences, ये एक बहुत ही important scientific journal है और इस जर्नल में किसी कॉलेज स्टूडेंट्स का वर्क पहली बार पब्लिश हुआ था। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात थी कि कॉलेज स्टूडेंट्स ने इतना बड़ा थ्योरी डेवलप किया है जिसे कि इतने इम्पोर्टेंट जर्नल ने पब्लिश किया है। In sports, that would be like making the big league at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. Making the big league का मतलब है a group of sports club or team playing matches among themselves. तो यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी स्पोर्ट की टर्मिनोलॉजी में रिचर्ड एब्राइट की अचीवमेंट को आइडेंटिफाई या डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही छोटी उम्र में, 15 साल की उम्र में आप एक होम रन स्कोर करें जब आप पहली बार बैटिंग करें किसी स्पोर्ट्स क्लब के मैच में। होम रन कब हिट होता है? जब आप बेसबॉल खेलते हैं। बेसबॉल एक गेम है, इट्स लाइक क्रिकेट, इट्स ऑल्सो हैज अ बॉल एंड अ बैट, बट थोड़ा सा डिफरेंट रूल्स होते हैं इस गेम को खेलने के। और होम रन का क्या मतलब होता है? जैसे हम क्रिकेट में सिक्सर मारते हैं ऐसे ही बेसबॉल के मैच में होम रन मारा जाता है। तो अगर कोई नया प्लेयर है जो पहली बार बैटिंग कर रहा है और वो सिर्फ 15 साल की उम्र का है और वो एक होम रन हिट कर दे तो वो कितना ज्यादा खुश हो जाएगा। ऐसी ही फीलिंग हुई थी रिचर्ड एब्राइट और उनके रूममेट को जब उनका ये थ्योरी इतने इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुआ था। For Richard Ebright, it was the first in a long setting of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. रिचर्ड एब्राइट ने बाद में बहुत सारी अचीवमेंट्स की साइंस में
और ये जो जर्नल में पब्लिकेशन थी ये उनकी अचीवमेंट की पहली सीढ़ी थी। और उनकी ये जो अचीवमेंट्स हैं या उनकी ये जो साइंटिफिक रेवलेशंस हैं ये कैसे शुरू हुई थी? बटरफ्लाइज से। उन्हें बचपन से ही बटरफ्लाइज की तरफ अट्रैक्शन थी। An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. अब रिचर्ड एब्राइट अपने पेरेंट्स के ओनली चाइल्ड थे। वो कहाँ पर पैदा और बड़े हुए थे? पेंसिल्वेनिया में एक शहर है जिसका नाम है रीडिंग। ये है मैप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। यहाँ पे जो रेड कलर्ड पोर्शन है दिस इज द स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया। यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है रीडिंग और यहाँ पर रिचर्ड एब्राइट पैदा हुए थे और बड़े हुए। और वो कहते हैं कि वहां पर उनके लिए करने के लिए कुछ खास नहीं था। I certainly couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. अब रिचर्ड एब्राइट वहां पर बिल्कुल अकेले थे, इसलिए वो कहते हैं कि जैसे कि मैं अकेला था, मैं वहां पर फुटबॉल या बेसबॉल तो खेल नहीं सकता था, लेकिन अकेला होते हुए वो कुछ और कर सकते थे। वो क्या थी? चीजें कलेक्ट करना। अब बहुत सारे बच्चों को अलग अलग चीजें कलेक्ट करने का शौक होता है। कोई कॉइन्स कलेक्ट करता है, कोई स्टैम्प्स कलेक्ट करता है। तो ऐसे ही रिचर्ड एब्राइट भी अपने फ्री टाइम में अलग अलग चीजें कलेक्ट किया करते थे। सो ही डिड, एंड डिड ही एवर? बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। अब रिचर्ड एब्राइट एक बहुत ही डिटर्मिन्ड और बहुत ही हार्ड वर्किंग कलेक्टर थे। बचपन से ही, जब से वो किंडरगार्टन में थे, केजी में थे, तब से ही वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करने लग गए थे। और इतनी छोटी उम्र से ही उनमें बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन थी, जो कि उनकी बड़े होने तक हर एक्टिविटी में दिखाई देती थी। तो छोटे होते से ही वो बहुत ही ज्यादा डिटर्मिन्ड थे और बड़े ही अच्छे से, बड़े ही शिद्दत के साथ बटरफ्लाइज कलेक्ट किया करते थे। He also collected rocks, fossils and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. अब रिचर्ड एब्राइट और क्या क्या चीजें कलेक्ट किया करते थे? पत्थर कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स यानी कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कॉइन्स कलेक्ट करते थे। वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी थे, यानी कि वो टेलीस्कोप द्वारा रात भर तारों को देखते थे। From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. What is a driving curiosity? His curiosity was the driving force behind his becoming a bright man. उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, और ये जो जिज्ञासा है, ये जो क्यूरियोसिटी है, यही उन्हें ड्राइव करती थी, यानी कि मोटिवेट करती थी कि वो अलग अलग चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज गैदर करें। और उनका माइंड भी बहुत ब्राइट था। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। और उनकी मदर भी उनकी लर्निंग का जो इंटरेस्ट है, उनका जो शौक है, उसे बढ़ावा देती थी। तो यहाँ से हमें रिचर्ड एब्राइट की कुछ ऐसी क्वालिटीज पता चलती हैं जिनकी मदद से बड़े होकर वो इतने अच्छे साइंटिस्ट बने। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. अब उनकी मदर उनके ऊपर बहुत हार्ड वर्क करती थी, बहुत मेहनत करती थी। उन्हें पता था कि रिचर्ड एब्राइट एक क्यूरियस चाइल्ड है, इसलिए वो उन्हें ट्रिप्स पर घूमने लेकर जाती थी। उन्हें इतनी सारी अलग अलग चीजें देती थी जिनकी मदद से वो अपनी क्यूरियोसिटी को पूरा कर सकें। वो उन्हें टेलीस्कोप्स लेकर देती थी, माइक्रोस्कोप्स लेकर देती थी, कैमरास लेकर देती थी, इन्हें माउंट करने के लिए, यानी कि ऐसे स्टैंड्स लेकर देती थी जिन पर वो इन चीजों को खड़ा कर सकें और फिर इनके द्वारा अपनी रिसर्च कर सकें। तो बचपन से ही आप देखेंगे कि रिचर्ड एब्राइट को एक ब्राइट माइंड मिला, डिटर्मिनेशन मिली, क्यूरियोसिटी मिली, और उसे फुलफिल करने के लिए एक इतनी अच्छी मदर मिली जो कि उन्हें इस चीजों में और ज्यादा मदद करती थी, उनकी हर जरूरत को पूरा करती थी। I was his only companion until he started school, his mother said. After that, I would bring home friends for him. अब जब तक रिचर्ड एब्राइट स्कूल नहीं गए थे तो उनके ओनली कंपेनियन कौन थी? उनकी मदर। उसके बाद जब वो स्कूल जाने लगे तो उनकी मदर उनके फ्रेंड्स को भी अपने घर ले आया करती थी। But at night, we just did things together.
Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. तो ये किसने कहा है? ये भी रिचर्ड एब्राइट की मदर की स्टेटमेंट है। वो कहती हैं कि रात के वक्त रिचर्ड और वो दोनों ही घर में हुआ करते थे और आपस में ही अलग अलग चीजें पढ़ते थे, नॉलेज गेन करते थे। फिर वो रिचर्ड को रिची एड्रेस कर रही हैं, दिस कुड बी अ निकनेम। वो कहती हैं कि वो मेरी जिंदगी बन गया था जब से उसके फादर की डेथ हुई थी, जब वो 3rd ग्रेड में था। तो रिचर्ड एब्राइट के फादर मर गए थे जब रिचर्ड 3rd क्लास में थे और उसके बाद से वो और उनकी मदर दोनों एक दूसरे के कंपेनियन बन गए थे। She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things. His mother said. He liked it. He wanted to learn. Further, उनकी मदर कहती हैं कि हर शाम वो दोनों डाइनिंग रूम के टेबल पर बैठा करते थे और अलग अलग चीजें पढ़ते थे। उनकी मदर कहती हैं कि अगर रिचर्ड एब्राइट के पास करने को कोई काम नहीं होता था तो वो उन्हें काम देती थी। ऐसा काम नहीं जो कि फिजिकल लेबर से इन्वॉल्व है, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना या घर की सफाई करना, बट ऐसा काम जिसमें कि उन्हें अलग अलग चीजें लर्न करनी होती थी। वो कहती हैं कि रिचर्ड एब्राइट को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, अलग अलग चीजें याद करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो उन्हें अलग अलग टास्क देती थी चीजें याद करने के लिए। And learn he did. He earned top grades in school. On everyday things he was just like every other kid, his mother said. So रिचर्ड एब्राइट की एक जो मेन क्वालिटी क्या है, उन्हें चीजें पढ़ना बहुत पसंद था, चीजें याद करना बहुत पसंद था और बचपन से ही वो एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। उनके स्कूल में उनके टॉप ग्रेड्स आते थे। बाकी सब चीजों में वो एक नॉर्मल बच्चों की तरह ही थे, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के मामले में वो बहुत ज्यादा अच्छे थे। By the time he was in the 2nd grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. अब पहले हमने पढ़ा था कि जब से वो किंडरगार्टन में थे वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे और जब तक वो क्लास 2 में पहुंचे उन्होंने बटरफ्लाइज की जितनी भी स्पीशीज हैं, टोटल 25 स्पीशीज जो कि उनके घर के आसपास के एरिया में मौजूद थी, उन्हें कलेक्ट कर लिया था। और यहाँ पर आपकी बुक में भी ये लिस्ट दी गई है उन स्पीशीज और सब स्पीशीज की जो कि रिचर्ड एब्राइट के घर के आसपास रीडिंग पेंसिल्वेनिया में अवेलेबल थी, जिन्हें कि उन्होंने कलेक्ट किया था। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. रिचर्ड एब्राइट कहते हैं कि जब उन्होंने क्लास 2 में बटरफ्लाइज की 25 अलग अलग स्पीशीज कलेक्ट कर ली थी, तो हो सकता है उसके बाद बटरफ्लाइज के साथ जो उनका रिलेशन था, इंटरेक्शन था, वो खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनकी मदर ने उन्हें एक बुक खरीद के दी जिसका टाइटल था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क एक बटरफ्लाई की स्पीशीज है। तो उनकी मदर ने भी रिचर्ड के इस इंटरेस्ट को और ज्यादा डेवलप करने के लिए उन्हें बटरफ्लाइज से रिलेटेड एक चिल्ड्रन बुक ला कर दी। दैट बुक which told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector. अब ये जो बुक थी The Travels of Monarch 10, इस बुक में ये बताया गया था कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं ये सेंट्रल अमेरिका जाती हैं माइग्रेट करके, और ये जो बुक है इसी वजह से रिचर्ड एब्राइट की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई और अब वो जो बटरफ्लाई सिर्फ कलेक्ट किया करते थे, अब वो उनके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन पाना चाहते थे। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. अब कनाडा में एक शहर है टोरंटो, वहां पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। वहां पर एक रिसर्च स्कॉलर थे डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूर्कहार्ट। उन्होंने बुक के एंड में ये लिखा हुआ था कि रीडर्स अलग अलग बटरफ्लाइज को टैग कर सकते हैं ताकि वो ये चीज स्टडी कर सकें कि बटरफ्लाइज कहाँ से कहाँ माइग्रेट करके जाती हैं और क्यों जाती हैं। टैग का मतलब क्या है? छोटे छोटे से स्टिकर्स लगा देना बटरफ्लाइज के विंग्स पर।
जैसे कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, ये बटरफ्लाई के विंग के ऊपर जो व्हाइट कलर का स्टिकर या लेबल लगा हुआ है, दिस इज अ टैग. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart that soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. अब एब्राइट की मदर ने भी इनको ये लिखा कि रिचर्ड भी ऐसे बटरफ्लाइज को टैग करना चाहता है, और उन्होंने भी अलग अलग मोनार्क बटरफ्लाइज के विंग्स पर टैग्स लगाने शुरू कर दिए. और उस बुक में ये भी कहा गया था कि जिसे भी एक टैग्ड बटरफ्लाई मिलती है वो उस टैग को डॉक्टर यूरखार्ट को भेज देगा. The butterfly collecting season around reading lasts 6 weeks in late summer. If you're going to chase them one by one, you won't catch very many. अब एक पर्टिकुलर सीजन है जब बटरफ्लाइज ज्यादा अबंडेंट होती हैं और तभी बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया जाता है. उसे बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन कहा जाता है. ये 6 वीक्स तक चलता है और ये लेट समर में शुरू होता है. फर्दर राइटर ये कहते हैं कि अगर कोई एक एक करके बटरफ्लाइज को चेज करेगा, यानी उनके पीछे पीछे दौड़ेगा उन्हें पकड़ने के लिए, तो वो ज्यादा बटरफ्लाइज कैच नहीं कर पाएगा. और फिर यहाँ पर एक टेबल दिया गया है कि कितनी बटरफ्लाइज को इन 6 वीक्स के सीजन में कलेक्ट किया गया. तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि रिचर्ड एब्राइट ने इस 6 हफ्तों के सीजन में कितनी स्पीशीज की कौन कौन सी बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. To raise means उन्हें बड़ा करना. Flock of butterflies is a collective noun. A group of butterflies is called a flock of butterflies. अब रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया, वो एक फीमेल मोनार्क को पकड़ लेते थे, फिर वो जो एग्स ले करती थी वो उन्हें अपने घर की बेसमेंट में बड़ा करते थे और उसके सारे लाइफ साइकिल को स्टडी करते थे. कैसे वो एग से कैटरपिलर बनता है, फिर उसमें से प्यूपा डेवलप होता है और फाइनली एक बटरफ्लाई बनती है. इस पूरे लाइफ साइकिल को रिचर्ड स्टडी करते थे. Then he would tag the butterflies' wings and let them go. For several years his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. जब ये बटरफ्लाई डेवलप हो जाती थी तो वो उसके विंग के ऊपर एक टैग लगा देते थे और उसे उड़ने के लिए छोड़ देते थे. काफी सालों तक रिचर्ड एब्राइट ने यही किया. वो मोनार्क बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस को स्टडी करते थे. Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there's not much feedback, Ebright said. Tedious means a tiring job. रिचर्ड कहते हैं कि बाद में उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया और उन्होंने बटरफ्लाइज पे टैग्स लगाना बंद कर दिया. ये एक बहुत ही टायरिंग काम भी था और ये करने के बाद उन्हें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली. इन ऑल द टाइम आई डिड इट, ही लाफ्ड, only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. तो रिचर्ड कहते हैं कि उन्होंने जितनी भी बटरफ्लाइज पे टैग लगाए थे उनमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाइज को वापस पकड़ा गया था और वो भी उनके घर के पास ही मिली थी, सिर्फ 75 माइल्स की दूरी पर. तो इसलिए उससे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली. ऐसा नहीं पता चला कि वो माइग्रेट करके कहीं और जाती हैं. इसीलिए रिचर्ड एब्राइट का इंटरेस्ट खत्म हो गया और उन्होंने टैगिंग करना बंद कर दिया. Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. County means region, किसी एक particular area में. अब जब वो 7th क्लास में थे, उन्होंने एक रीजनल साइंस फेयर में हिस्सा लिया और वो हार गए. तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि असली साइंस क्या है. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something, Ebright said. तो अब आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए फेलियर कितना इम्पोर्टेंट है. जब रिचर्ड ने इस फेयर में हिस्सा लिया, उन्होंने कुछ भी नहीं जीता. वो बहुत सैड फील कर रहे थे क्योंकि आसपास जितने भी लोग थे सबने कुछ ना कुछ जीता था. His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display.
अब रिचर्ड का एंट्री क्या था, उन्होंने क्या प्रिपेयर किया था, उन्होंने अलग अलग स्लाइड्स बनाई थी जिन पर उन्होंने फ्रॉग की बॉडी के टिश्यूज डिस्प्ले किए थे और लोग उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते थे कि फ्रॉग की जो स्किन के टिश्यूज हैं वो दिखने में कैसे हैं। फेयर के बाद रिचर्ड ने ये रियलाइज किया कि जितने भी विनर्स थे उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ना कि सिर्फ कुछ डिस्प्ले किया था। उन्होंने सच में लोगों के सामने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे और तब रिचर्ड को यह पता लगा कि असली साइंस सिर्फ चीजें दिखाने में नहीं है, उन्हें वहां पर परफॉर्म करने में है। तो उन्हें यह रियलाइजेशन यहां पर हुई। Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. अब जब रिचर्ड एब्राइट हार गए तो उनकी जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो जाग उठी और उन्होंने ये रियलाइज किया कि अगले साल के फेयर में पार्ट लेने के लिए उन्हें एक सच्चा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा और अपना नतीजा उनके सामने रखना पड़ेगा। The subject I knew most about was the insect work I'd been doing in the past several years. अब रिचर्ड एब्राइट का सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या था? इंसेक्ट्स के ऊपर जो उन्होंने काम किया था, बटरफ्लाइज को जो उन्होंने इतने सालों से स्टडी किया था, इसमें उनकी परफेक्शन थी। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर यूरखार्ट को एक मेल लिखा और उनसे आइडियाज मांगे कि वो किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इंसेक्ट्स से रिलेटेड। और डॉक्टर यूरखार्ट ने स्टैक ऑफ सजेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स भेजे। स्टैक मीन्स अ पाइल, यानी कि बहुत सारे। तो जवाब में डॉक्टर यूरखार्ट ने उन्हें बहुत सारे अलग अलग आइडियाज दिए। Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. अब ये जो सजेशंस और आइडियाज आए थे ये इतने सारे थे। एब्राइट ने इन सब आइडियाज को स्टडी किया, इन सब पर एक्सपेरिमेंट्स किए और वो अपने हाई स्कूल में बहुत बिजी रहे। और इन्हीं सब एक्सपेरिमेंट्स को जब उन्होंने अलग अलग फेयर्स में, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म किया तो उनकी वजह से उन्हें बहुत सारे प्राइजेस मिले और उनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में भी प्राइजेस जीत कर आए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रिचर्ड एब्राइट ने कितनी मेहनत की इन फेयर्स में प्राइजेस जीतने के लिए। For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. अब जब एब्राइट 8th क्लास में थे तो उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें उनका जो टॉपिक था वो क्या था, मोनार्क कैटरपिलर्स हर कुछ सालों बाद एक वायरल डिजीज की वजह से मर जाते हैं। उस वायरल डिजीज का कारण क्या है? एब्राइट ने ये सोचा कि उस डिजीज का कारण बीटल्स हो सकते हैं। बीटल्स आर ऑल्सो इंसेक्ट्स। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर ये बटरफ्लाइज बीटल से इन्फेस्टेड हो जाती हैं तो इनके कैटरपिलर्स मर जाते हैं। He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, he said. But I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. अब एब्राइट ने क्या किया, उन्होंने बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को बीटल की प्रेजेंस में रेज किया और उन्होंने देखा कि कैटरपिलर्स को वायरल इन्फेक्शन नहीं हुआ, यानी कि बीटल की मौजूदगी से उन्हें कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं हो रहा था। तो एब्राइट ने यही एक्सपेरिमेंट अपने फेयर में भी प्रेजेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्हें प्राइज मिल गया। तो ऑल्दो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये तो नहीं आइडेंटिफाई किया था कि क्या रीजन है इन कैटरपिलर्स के मरने का, लेकिन उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि बीटल्स की वजह से ये कैटरपिलर्स नहीं मरते। The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं monarch and viceroy butterfly. This is a monarch butterfly and this is a viceroy butterfly. रिचर्ड एब्राइट के नेक्स्ट ईयर के साइंस फेयर का जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, उन्होंने इस थ्योरी को टेस्ट करना था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है। वो क्यों कॉपी करती है? क्योंकि वाइसरॉय बटरफ्लाई को बर्ड्स खाती हैं और मोनार्क्स को बर्ड्स नहीं खाती।
तो बर्ड से बचने के लिए वाइसरॉय बटरफ्लाईज मोनार्क बटरफ्लाईज की नकल करती और इसी चीज को रिचर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव करने की कोशिश की. Viceroys, on the other hand, do taste good to birds. So, the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. रिचर्ड एब्राइट ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव करना था कि वाइसरॉय बटरफ्लाईज को बर्ड्स खाती हैं क्योंकि उन्हें वो टेस्टी लगती हैं. इसीलिए बर्ड्स के डिनर बनने से अपने आप को बचाने के लिए वाइसरॉयज क्या करती हैं, मोनार्क्स की कॉपी करती हैं ताकि बर्ड्स को ये लगे कि वो वाइसरॉय बटरफ्लाई नहीं है, वो मोनार्क बटरफ्लाई है और वो उन्हें ना खाएं. Ebright's project was to see whether, in fact, birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food. Starling is a common European bird with black-brown spotted plumage, which nests near buildings and is a good mimic, यानी कि वो अच्छे से चीजों को कॉपी करती है. ये है एक starling bird. एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था उसमें इन्होंने ये प्रूव करना था कि क्या बर्ड्स मोनार्क बटरफ्लाईज को खाती हैं या नहीं खाती हैं. और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में ये देखा कि जो स्टार्लिंग बर्ड है वो आम बर्ड्स वाला खाना नहीं खाती है. It would eat all the monarchs it could get. Ebright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. अब एब्राइट ने अपने इस प्रोजेक्ट में ये शो किया कि जो स्टार्लिंग बर्ड है वो सारी के सारी मोनार्क बटरफ्लाईज को खा जाती है. लेकिन बाद में कई लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स में ये शो किया कि वाइसरॉयज मोनार्क की कॉपी करती हैं. अब रिचर्ड एब्राइट का ये जो प्रोजेक्ट था जिसमें कि उन्होंने ये बताया था कि वाइसरॉय बटरफ्लाईज मोनार्क की कॉपी करती हैं, इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक मिला और ओवरऑल सारे के सारे साइंस फेयर में थर्ड रैंक मिला. In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. अब जब रिचर्ड एब्राइट हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे तब उन्होंने रिसर्च की इंसेक्ट हार्मोन्स पर और उन्होंने अलग अलग इंसेक्ट हार्मोन्स की डिस्कवरी की और उनकी इसी डिस्कवरी की वजह से उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की सेल्स के बारे में. The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? What is a monarch pupa? हमने अभी देखा था कि बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं. सबसे पहले वो एग ले करती है, फिर वो एग डेवलप होकर कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर प्यूपा बनता है, फिर से फाइनली बटरफ्लाई बनती. तो रिचर्ड एब्राइट ने अपने इस प्रोजेक्ट में ये बताने की कोशिश की कि मोनार्क बटरफ्लाई के प्यूपा के ऊपर जो टाइनी गोल्ड कलर के स्पॉट्स हैं वो क्यों हैं, उनका क्या पर्पस है. Everyone assumed the spots were just ornamental, Ebright said, but Dr. Urquhart didn't believe it. एब्राइट कहते हैं कि सब लोग यही सोचते थे कि ये जो स्पॉट्स हैं ये ऑर्नामेंटल हैं, ये सजावट के लिए हैं, ये डेकोरेशन के लिए हैं, लेकिन इनका कोई और पर्पस नहीं है. लेकिन डॉक्टर यूकार्ट इस चीज को बिलीव नहीं करते थे. उनका ये मानना था कि इनका बटरफ्लाई की डेवलपमेंट से कुछ रिलेशन है. To find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. Ebright अपने एक और दोस्त के साथ मिल गए. उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसकी मदद से उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि इस प्यूपा के ऊपर जो ये गोल्ड कलर के स्पॉट्स हैं ये बटरफ्लाई में एक हार्मोन डेवलप करते हैं जिसकी वजह से वो डेवलप होती है और बड़ी होती है. This project won Ebright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. There he won third place for zoology. अब एब्राइट का ये जो प्रोजेक्ट था ये एक बहुत ही वैल्यूएबल प्रोजेक्ट था और इसकी वजह से उन्हें इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री मिली और वहां पर जूलॉजी कैटेगरी में उन्होंने थर्ड प्लेस जीती. He also got a chance to work during the summer at the entomology lab of the Walter Reed Army Institute of Research.
अब जब रिचर्ड एब्राइट को इंटरनेशनल साइंस फेयर में हिस्सा लेने का मौका मिल गया तो साथ ही साथ उन्हें वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में भी काम करने का मौका मिला। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो वहां पर एक स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी थी जहां पे बहुत सारा इक्विपमेंट अवेलेबल था उनकी रिसर्च के लिए। As the high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. अब रिचर्ड एब्राइट को अपनी क्यूरियोसिटी फुलफिल करने का मौका मिला और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए मोनार्क बटरफ्लाई के प्यूपा के ऊपर। That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. उस साल रिचर्ड एब्राइट के प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला और एक बार फिर से उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में इस लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. Now, what is a culture? Culture means आप एक maintained temperature में, एक regulated temperature में किसी चीज को develop या grow करते हैं। अब अपने सीनियर ईयर में, हाई स्कूल के फाइनल ईयर में रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया, उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं उन्हें एक कल्चर में यानी कि एक रेगुलेटेड एरिया में टेम्परेचर में बड़ा किया और ये बताया कि उनके जो सेल्स हैं वो तभी ग्रो करेंगे, तभी बढ़ेंगे जब उन्हें एक पर्टिकुलर हार्मोन मिलेगा जो कि ये गोल्ड स्पॉट्स रिलीज करते हैं। That project won first place for zoology at the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the Army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. रिचर्ड के इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें जूलॉजी कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मिला एट द इंटरनेशनल फेयर। उसके बाद की जो गर्मियों की छुट्टियां थी उन्होंने आर्मी लेबोरेटरी में और काम किया और साथ ही साथ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में भी रिसर्च वर्क किया। The following summer, after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. अब रिचर्ड एब्राइट को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था और फ्रेशमैन यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद जब उनकी गर्मी की छुट्टियां आई तब वो एक बार फिर से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लैब में गए और इन गोल्ड स्पॉट्स का और रिसर्च किया। Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. Sophisticated means well made. तो रिचर्ड एब्राइट ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लैब की जो अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स थे उनकी मदद से ये आइडेंटिफाई किया कि इस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. 1.5 साल के बाद जब एब्राइट जूनियर ईयर में थे तब उन्हें ये आइडिया मिला कि सेल लाइफ की कोई थ्योरी है। उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल है और ये चीज उन्हें कब पता चली, वो इस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे फोटो देख रहे थे। आपने कभी एक्सरे फोटो देखी होगी, ह्यूमन बॉडी की बोन्स की भी एक्सरे फोटो निकलती है, ऐसे ही उन्होंने इस हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे फोटो देखी और तब उन्होंने रियलाइज किया कि सेल्स होते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। When he saw those photos, Ebright didn't shout Eureka or even I've got it. Eureka means a cry of triumph at a discovery originally attributed to Archimedes. आर्किमिडीज एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और उन्होंने जब भी विजय पाई तो वो यूरेका बोलते थे, यानी कि आप अपनी विक्ट्री को अनाउंस कर रहे हैं। जब रिचर्ड एब्राइट ने ये एक्सरे फोटोज देखी तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। But he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzles, how the cell can read the blueprint of its DNA. जब रिचर्ड एब्राइट ने ये एक्सरे फोटोग्राफ्स को देखा तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि उन्हें इंसेक्ट्स के हार्मोन्स के बारे में तो पता चला ही है, लेकिन साथ ही साथ बायोलॉजी की एक बहुत ही बड़ी उलझन उन्होंने सुलझा दी है। वो उलझन क्या थी
कि सेल डीएनए को कैसे पहचानता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हर एक सेल के अंदर डीएनए होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है और वो ही ये बता सकता है कि ये जो सेल है ये किस ऑर्गेनिज्म का सेल है, ये ह्यूमन बीइंग है, ये जानवर है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं। यहाँ पर आप देखिए सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए। और ये जो डीएनए है यही डिटरमिन करता है कि ये सेल किस ऑर्गेनिज्म का है। और जब एब्राइट इन एक्सरे फोटोज को देख रहे थे तब उन्हें ये पता चला कि सेल डीएनए को कैसे पहचानता है। DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. Thus, DNA is the blueprint of life. Blueprint means a design plan or a technical drawing. जैसे आर्किटेक्ट्स किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका डिजाइन पेपर पर बनाते हैं, उसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। रिचर्ड एब्राइट ने रियलाइज किया कि जो डीएनए होता है यही हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, यही हमें फीचर्स देता है जो कि हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो डीएनए है यही आइडेंटिफाई करता है कि जो सेल है उसका फॉर्म और फंक्शन कैसा होगा। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो डीएनए है वो लाइफ का ब्लूप्रिंट है। डीएनए ही ये बताता है कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together, they later wrote the paper that explained the theory. अब रिचर्ड एब्राइट के कॉलेज रूममेट का नाम है जेम्स आर वोंग। दोनों ने मिलकर सारी रात ड्राइंग पिक्चर्स बनाई, प्लास्टिक मॉडल्स बनाए और ये बताया कि ये कैसे हो सकता है। और फिर उन्होंने अपनी इस थ्योरी को एक पेपर में लिखा। Surprising no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. जो लोग रिचर्ड एब्राइट को जानते थे वो हैरान नहीं हुए क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि रिचर्ड एब्राइट बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। उन्होंने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन की हाईएस्ट ऑनर्स के साथ और वो अपनी क्लास में सेकंड थे। उनकी क्लास की स्ट्रेंथ थी 1510। तो इतने बच्चों में से रिचर्ड एब्राइट को सेकंड रैंक मिला। Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. रिचर्ड एब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक ग्रेजुएट रिसर्चर बने और वहां पर भी वो अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. अगर रिचर्ड एब्राइट की जो थ्योरी है ये सही हो जाती तो वो कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ सकते थे और इसीलिए उनकी ये जो स्टडी है इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. तो यहाँ पर अब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रिचर्ड एब्राइट इतने अच्छे, इतने सक्सेसफुल साइंटिस्ट कैसे बने। उनके अंदर एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी। बचपन में ही जो उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कि मोनार्क बटरफ्लाई के प्यूपा के ऊपर गोल्डन कलर के स्पॉट्स का क्या पर्पस है, ये क्यूरियोसिटी डॉक्टर यूखार्ट ने अपनी बुक द्वारा और ज्यादा बढ़ा दी। इसी क्यूरियोसिटी को फॉलो करते करते रिचर्ड एब्राइट ने ये थ्योरी डेवलप कर दी कि सेल्स एग्जिस्ट करते हैं और ये भी बता दिया कि सेल्स का स्ट्रक्चर जैसा होता है वैसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ DNA. Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. बचपन से ही रिचर्ड एब्राइट को साइंस में बहुत इंटरेस्ट है जब से उन्होंने बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन वो इतना भी डीपली इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो और चीजों में इंटरेस्ट डेवलप ना कर सके। तो साइंस के अलावा उनके और भी इंटरेस्ट थे।
Ebright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all-around outdoor person. Canoeist is a person who paddles a canoe, which is a light boat. तो रिचर्ड एब्राइट एक बहुत ही अच्छे डिबेटर थे, पब्लिक स्पीकर थे और उन्हें कैनो चलाना बहुत अच्छे से आता था और वो एक आउटडोर पर्सन भी थे, ऑलराउंडर थे. तो रिचर्ड एब्राइट सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो वन ट्रैक सिर्फ बटरफ्लाईज ही नहीं इकट्ठा करते थे, उसके अलावा वो और बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. रिचर्ड एब्राइट को फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है, वो नेचर और साइंटिफिक एग्जिबिट्स की फोटोग्राफी भी करते थे. In high school, Richard Ebright was a straight A student. Because his learning was easy, he turned a lot of his energy towards the debating and modeled United Nations Club. अब रिचर्ड एब्राइट पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उनके लिए पढ़ाई बहुत इजी थी. इसी वजह से वो और बहुत सारी एक्टिविटीज में अपनी एनर्जी लगाते थे. उन्हें डिबेटिंग करने का और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब को ज्वाइन करने का बहुत क्रेज था और वो ये सब चीजें बहुत आसानी से कर लेते थे. He also found someone to admire. Richard A. Wheeler, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Wheeler was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Ebright said. अब रिचर्ड एब्राइट किसी को एडमायर यानी कि पसंद करते थे, वो थे उनके सोशल स्टडीज के टीचर रिचर्ड व्हीलर. एब्राइट कहते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्हें परफेक्ट लगते थे और वो उन्हें बहुत अलग अलग आइडियाज दिया करते थे. Richard would always give that extra effort, Mr. Wheeler said. What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. Mr. Wheeler Richard Ebright के लिए कहते हैं कि वो हमेशा हर काम में एक्स्ट्रा एफर्ट दिया करते थे. वो कहते हैं कि मैं इसलिए बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि रिचर्ड एब्राइट डिबेट के ऊपर भी मेहनत करते थे. रात को 3-4 घंटे लगाकर वो अपने डिबेट का टॉपिक तैयार करते थे और साथ ही साथ बटरफ्लाईज पे अपनी रिसर्च भी करते रहते थे और अपने बाकी इंटरेस्ट को भी फॉलो करते रहते थे. तो वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, हर चीज में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे और यही चीज उनके टीचर को बहुत पसंद थी. रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, Mr. Wheeler continued, but not in a bad sense. He explained, Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Mr. Wheeler कहते हैं कि रिचर्ड में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी थी, लेकिन बुरी तरह से नहीं थी. ऐसा नहीं था कि वो जीतना चाहते थे या फिर वो प्राइज लेना चाहते थे, लेकिन वो कॉम्पीट करते थे ताकि वो एक्सेल कर सके, ताकि वो अच्छा काम कर सकें. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reasons, he wanted to be the best. So, he didn't want a prize. He didn't want to be better than someone else. But he wanted to improve upon himself. And that is why he wanted to win and he wanted to compete with others. And that is one of the ingredients in the making of a scientist. Start with the first-rate mind, add curiosity, and mix in the will to win for the right reasons. Ebright has these qualities. Now, which are the 3 qualities which have made Richard Ebright a good scientist? Firstly, उनका mind बहुत अच्छा है, is very intelligent. Secondly, scientific curiosity. And thirdly, the will to win, competitive spirit for the right reasons. All these 3 things made him such a good scientist. From the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. तो एक बार जब रिचर्ड एब्राइट ने ये बुक पढ़ी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एस, इस बुक के द्वारा उनके अंदर जो साइंस की क्यूरियोसिटी जागी वो कभी भी खत्म नहीं हुई. वो उसे फर्दर करते गए, उसको स्टडी करते रहे, एनालाइज, और इसी स्टडी की वजह से, इसी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने इतनी बड़ी साइंटिफिक थ्योरी डेवलप की. तो हमने इस चैप्टर में देखा कि कैसे रिचर्ड एब्राइट एक छोटे से बच्चे से बड़े होकर इतने बड़े, इतने महान साइंटिस्ट बने. सो वी ऑल मस्ट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज स्टोरी. Thank you for watching this video. I hope it is helpful to you. For more videos, please subscribe to our channel, English Academy.